हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ बेटा। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मास है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, उससे आर डिस्टेंस पर ये मास रखा हुआ है और उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ gyration क्या होती है? रेडियस ऑफ gyration बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। देखो, मान लो जैसे ये कोई एक बॉडी है, एम मास की, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सपोज दैट आई के इक्वल है। अब इस पूरी बॉडी का जो मास है एम, उसको एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर लेते हैं। और मान लेते हैं कि ये पॉइंट मास उसी एक्सिस से के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराने पर मान लेते हैं आई डैश आता है। तो अगर इस आई डैश की वैल्यू आई के इक्वल होती है, ये आई इज इक्वल टू आई डैश, और ये वैल्यू यहां से एम के स्क्वायर के इक्वल होगी, तो इस कंडीशन में ये जो के है, जो रेडियस बनेगी, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ gyration। समझ आया बेटा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। दो टाइप की थ्योरम इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरी थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जितने भी क्वेश्चन है, अगर ये थ्योरम आपको पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है। बस इसको समझ लीजिए कि ये क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक लैमिनर बॉडी है ये, ठीक है, एक प्लेन टाइप की बॉडी है, जैसे डिस्क मान सकते हैं। और इस डिस्क के प्लेन से एक एक्सिस पास हो रही है, ये एक्स एक्सिस। और इसी के प्लेन से ये एक्सिस पास हो गई है उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। ठीक। और फिर इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर से ऊपर की तरफ ये जेड एक्सिस पास हो रही है। तो अब जैसे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स वाली एक्सिस के अबाउट आई एक्स के इक्वल है, और वाई वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने पर ये आई वाई के इक्वल है, और जेड एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराने पर ये आई जेड के इक्वल है। तो इन तीनों में रिलेशन होता है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब ये आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड के इक्वल होता है। बात आ रही समझ में? ठीक है। प्लेन में जो दो एक्सिस होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इनकी परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। ठीक है, उनका जो सम है वो इस एक्सिस के इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? मान लीजिए जैसे ये वही प्लेट है और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आईसीएम लिख सकते हैं। और इससे आर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है पी, जिससे एक दूसरी एक्सिस पास हो रही है, और उस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आईपी, उसकी वैल्यू आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर के इक्वल हो। ठीक है। तो जो दूसरी पैरेलल एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आईसीएम याद रखना, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एम इस बॉडी का मास है, और आर दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये कहलाती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, क्लियर बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ रेगुलर शेप बॉडीज का। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, जैसे रिंग होती है, तो रिंग इस तरीके से रखी हुई है हॉरिजेंटल में, और उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम इसका मास है, आर उसकी रेडियस। ठीक, याद रखना है आप। अच्छा, ये अगर रिंग इस तरीके से रखी हुई है कि अगर उसका जो प्लेन है वो इस पेपर के प्लेन में लाई करता है, और ये जो एक्सिस है उसी के सेंटर से पास हो रही है लेकिन उसके प्लेन से भी पास हो रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके हम इनमें और इनमें रिलेशन भी बना सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू होगा, इस एक्सिस के अबाउट भी एम आर स्क्वायर बाई टू होगा, और इन दोनों का जब हम समेशन कर देंगे तो वो सेंटर के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है, जैसे इस केस में था, उसके इक्वल बन जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, ये भी होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, ये भी होगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और इस एक्सिस से पास होगी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगी, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके भी हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर। तो आईसीएम हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, एम आर स्क्वायर के इक्वल, और ये भी बन जाएगा एम आर स्क्वायर के इक्वल, तो दोनों का सम कर देंगे तो टू एम आर स्क्वायर के इक्वल। इसी तरीके से देखो, ये वाली कंडीशन है, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके टेंजेंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आईसीएम, यानी यहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लगा करके बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंट्रल एक्सिस से पास होने पर हमको मिल रहा होगा, वो आपको जरूर याद रखना है बॉडी। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्क में। तो डिस्क में ध्यान से देखो, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये एक्सिस उसके प्लेन से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो उसकी लेंथ के अलोंग एक्सिस से पास होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है। और एक्सिस जो उसके सेंटर से पास होती है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होती है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ये आईसीएम और प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो उससे निकल के आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री। आपको वैसे इसको याद ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं शेल के केस में। तो थिन शेल के केस में जो उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर। ठीक है, और टेंजेंट से जो पास होगी एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फाइव बाई थ्री एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, तो ये होता है टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। और टेंजेंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जब निकालेंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो बन जाएगा सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर थिन सिलेंडर है, थिन हॉलो सिलेंडर। तो देखो, इस तरीके से इसकी सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाली जो एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका एम आर स्क्वायर, है ना। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ध्यान से देखो, वही बन जाएगा एम आर स्क्वायर। और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है और सेंटर से पास हो रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसमें देखो, एक तो रिंग वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एक्सिस के अबाउट मिलता है हमको, है ना, जो इसके प्लेन के अलोंग और सेंटर से पास होती है, तो वो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। और जो रॉड होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसमें जुड़ जाता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो इन दोनों के समीशन के इक्वल होगा। और देखिए, यहां से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां से लेकर यहां के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता ही है, इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस एम एल स्क्वायर और उसमें ऐड कर देंगे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके टेंजेंट पास हो रही होगी, ठीक, इसकी बॉडी से इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ के लिए क्या करेंगे, जो ये पहला वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा टू बाई एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, टू एम आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये समझ आया बेटा सबको। फिर आ जाते हैं सॉलिड सिलेंडर पे। सॉलिड सिलेंडर में देखो, इस वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, है ना, जो डिस्क का होता है, इसको पतली पतली डिस्क में कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो डिस्क का होता है इस एक्सिस के अबाउट, वो हो गया एम आर स्क्वायर बाई फोर, और प्लस रॉड का जो मिलता है इस एक्सिस के अबाउट, वो भी आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, इस एक्सिस के अबाउट जब हम निकालेंगे
तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो ये आ जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर देखो इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो सेंट्रल से एक्सिस पास हो रही है उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगी, है ना। जो ये वाली केस था पहला वाला केस, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया बेटा सबको। फिर आ जाते हैं थिक हॉलो सिलेंडर पे। थिक हॉलो सिलेंडर का मतलब इसमें इनर रेडियस R1 होगी, आउटर रेडियस R2 होगी। ठीक है, इतने में सॉलिड मटेरियल होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा उसका जो डिस्क का होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक R1 की डिस्क हो जाएगी, एक R2 रेडियस की डिस्क हो जाएगी, तो उनके सम के बराबर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो जो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट होता है वो बन जाएगा m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और प्लस रॉड का इस एक्सिस के, ये जो रॉड होती है उसका उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो वाला केस भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया बेटा। फिर उसके बाद केस होता है एनुलर डिस्क का। एनुलर डिस्क का मतलब कि रिंग, थिक रिंग कह सकते हो इसको। इसकी भी इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 के इक्वल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट बनेगा m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना, वही जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फिर उसके बाद इस प्लेन से, इसके प्लेन से जो एक्सिस पास हो रही है और इसके सेंटर से भी पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m/4 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के इक्वल हो जाए। फिर आती है रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी साइड ए और बी दे रखी है, तो देखो एक एक्सिस इसके प्लेन से पास हो रही है और सेंटर से पास हो रही है और बी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mv²/12। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको पतली पतली रॉड्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी mv²/12, वही केस यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये एक्सिस जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, यहां से पास हो रही है, तो इसको हम इस कंडीशन में पतली पतली रॉड्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा ma²/12 के इक्वल। अब ये एक्सिस देखो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रही है सेंटर से, तो देखो इसमें ये वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जुड़ेगा और ये वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा I = m/12 a² प्लस b² के इक्वल। ठीक है, इतना समझ आया बेटा सबको। अब आ जाते हैं स्क्वायर प्लेट के ऊपर। स्क्वायर प्लेट में देखो इस तरीके से ये स्क्वायर प्लेट है और इसमें जो एक्सिस पास हो रही है वो देखो इसी के प्लेन से और सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट दे रखा I1 का है। ये वाली जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट दे रखा है I2 का है। ये वाली जो एक्सिस पास हो रही है डायगोनल, उसके अबाउट दे रखा है I3 का है। और ये वाली जो एक्सिस पास हो रही है डायगोनल, ये इसके अबाउट दे रखा है कि I4 का है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, I1 = I2 = I3 = I4, और ये वैल्यू ma²/12 के इक्वल होगी। ठीक है, कोई भी एक ले लीजिए, जैसे इसके अबाउट निकाल लिया तो ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम पतली पतली रॉड्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ma²/12 के इक्वल हो जाएगा। फिर देखो इसके प्लेन की परपेंडिकुलर एक्सिस ये पास हो रही है, तो ये वाली रॉड भी कंसीडर होगी, ये वाली रॉड भी कंसीडर होगी इस प्लेन में, तो बन जाएगा m/12 a² प्लस a², मतलब ये ma²/6 आ जाएगा। क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट हो जाएगा ma²/6, अगर इसकी साइड ए की दे रखी है। ठीक है, और ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो यहाँ के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे इस डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और ये वैल्यू फिर आ जाती है I = 2/3 mr² के इक्वल। क्लियर बेटा सबको। आगे बढ़ते हैं सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है 3/10 mr²। ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट में देखो ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी साइड दे रखी है ए बी, ये बी सी दे रखी है, ये ए सी दे रखी है। इसमें देखो ए बी सबसे छोटी साइड है, उससे बड़ी है बी सी, और सबसे बड़ी है ये ए सी। तो देखो इसमें अगर मान लीजिए एक एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई ए बी मान लिया है, ए बी से जो एक्सिस पास हो रही है। इसी तरीके से बी सी से जो एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया कि आई बी सी का है। इसी तरीके से ए सी से जो एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया कि आई ए सी का है। तो यहाँ पर देखिए
AC सबसे बड़ी साइड है, तो AC ग्रेटर देन है BC और BC ग्रेटर देन है AB। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसमें जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है, आपको याद रखना है कि IAC की वैल्यू फिर लेस देन हो जाएगी IBC से, और IBC लेस देन हो जाएगा IAB से। ठीक है, जो लेंथ में रिलेशन है उसका अपोजिट रिलेशन आई में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, याद रखिए। फिर आ जाओ यहां पर। अब ये जो एक्सेस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही है कॉर्नर से। जैसे ये ए वाला पॉइंट है तो यहां से एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। इसी तरीके से यहां से एक एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। यहां से एक एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। तो मान लिया सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का है, ए पॉइंट के अबाउट I2 का है, और बी पॉइंट के अबाउट I3 का है। ये वाले एंगल्स देखो, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। तो देखो ये वाला जो एंगल होगा इसकी साइड जो कि सबसे ज्यादा है, तो ये वाला एंगल सबसे कम होगा θ1, और उससे बड़ा एंगल होगा ये θ2, और सबसे बड़ा एंगल होगा ये θ3। तो θ1 θ2 θ3 में ये रिलेशन होगा, θ1 विल बी लेस देन θ2 विल बी लेस देन θ3। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन होगा वो भी जस्ट उल्टा होता है। तो I1 विल बी ग्रेटर देन I2 एंड I2 विल बी ग्रेटर देन I3। ठीक है, ऐसे याद रखिए आप इसको। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो सबसे पहले वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा होता है, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ थीटा। ठीक है, याद करो लीनियर मोशन में जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, जिसमें ये लीनियर फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह यहां पर आ जाता है टॉर्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू सर्कुलर मोशन में होगा टॉर्क इंटू थीटा। पावर की वैल्यू, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, डी डब्ल्यू को टाउ डी थीटा लिख सकते हैं, तो टाउ डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू टाउ ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। और लीनियर मोशन में याद करो पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो यहाँ पर टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन टाउ एंड अल्फा है ना, यानी कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रिलेशन होता है जैसा फोर्स में होता है एफ इज इक्वल टू एम ए का। ठीक है, ये लीनियर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो वैसे यहाँ पर एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क इक्वल टू मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाता है लीनियर एक्सीलरेशन की जगह। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स की अगर वैल्यू जीरो है, तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू होता है डी बाई डी टी ऑफ एल, तो डी बाई डी टी ऑफ एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होती है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के इक्वल भी होता है, तो आई ओमेगा इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट कंडीशन में, ओमेगा वन फर्स्ट कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी, आई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेकंड कंडीशन में, और ओमेगा टू सेकंड कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। बॉडी जब रोल करती हुई जाती है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, जहां पर वीसीएम जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, एम बॉडी का मास है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो फाइनल हमको ये रिजल्ट मिल जाता है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, हाफ एम वीसीएम स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वीसीएम स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ जनरेशन के टर्म में है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म। ठीक है, इसी में ऊपर एम से मल्टीप्लाई नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिलेशन मिल जाए। बात समझ आई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है थीटा का, एच हाइट का, इस पर एक बॉडी रोल करती हुई ऐसे नीचे आ रही है,
तो जब ये नीचे आएगी तो देखो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg sin थीटा इधर और mg cos थीटा इधर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जैसे ही ये ग्राउंड पर आएगी तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं vcm की है और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, mgh इज इक्वल टू हाफ एम vcm स्क्वायर प्लस हाफ icm ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो vcm का ये फॉर्मूला आ जाता है जो आपको याद रखना है कि रोल करते हुई बॉडी जब ग्राउंड पर आएगी तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी vcm इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ gyration के टर्म में अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फिर इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक्सीलरेशन एसीएम इज इक्वल टू होगा इस बॉडी का जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके से कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक आने में, वो फॉर्मूला भी ये निकल के आता है, आपको याद रखना है डायरेक्ट। और बाकी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके उसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, टी इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ टू एच अपॉन जी वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जैसे आपको दे दिया कि थ्री बॉडीज है, जैसे एक रिंग है, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है, इसको ऊपर से छोड़ दिया गया। अब ग्राउंड पर आकर गिरते हैं, ग्राउंड पर रोल करते हुए नीचे आते हैं तो पूछेगा कि किसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो। तो ये देखो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करती है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्वर्सली रिलेशन है, जितना सबसे कम होगा उतनी उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक्सीलरेशन के बारे में रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। टाइम के लिए भी रिलेट कर सकते हैं। तो टाइम में देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली आ जाता है, मतलब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में रोल करते हुए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको कम टाइम लगेगा रोल करते हुए पहुंचने में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूले याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में आप बस ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओ। जैसे मान लो ये कोई डिस्क है, रोल करते हुए आगे जा रही है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एसीएम है और सेंटर से एच हाइट ऊपर यहाँ पर हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जिससे ये रोल करती हुई आगे जाती है, और ग्राउंड से इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी वो ये आती है, एसीएम इज इक्वल टू वन प्लस एच बाई आर इंटू एफ अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, एसीएम है तो ऊपर एफ रहेगा नीचे एम रहेगा, और ऊपर ब्रैकेट में वन प्लस एच बाई आर और नीचे वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आसानी से फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ये एसीएम का फॉर्मूला आ गया। अब देखो जैसे एसीएम अलग अलग पोजीशन के लिए निकालना हो, जैसे मान लो ये जो फोर्स लग रहा है वो एच इक्वल टू आर पर लग रहा है, एच इक्वल टू आर का मतलब टॉप पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तब एसीएम कितना होगा बॉडी का, तो इसी में फॉर्मूले में पुटअप कर दो आप। जब एच की वैल्यू आर के इक्वल होगी तो देखो यहाँ पर वन आ जाएगा और वन प्लस वन टू बच जाएगा, तो ये टू एफ अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से एच की वैल्यू अगर जीरो है, मतलब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो फिर एसीएम की वैल्यू क्या होगी, तो एसीएम इज इक्वल टू एफ अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स का देखो ये फॉर्मूला आता है निकल के, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, अलग अलग जगह पर फोर्स लगा करके फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो इफ एच इज इक्वल टू आर है, अगर मतलब यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी एफ वन माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। इसमें देखो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी मिलेगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, तो वो स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है या फिर हमेशा उससे कम रहेगा। तो लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी के इक्वल हो। अच्छा, रिंग के केस में ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो वन के इक्वल आती है, तो अगर ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वन के इक्वल हो गया तो देखो ये ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो रिंग के केस में अगर मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं
और फोर्स कैसे लगा रहे हैं कि यहाँ पर लगा रहे हैं, रिंग के केस में टॉप पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, समझ आया बेटा? अच्छा, एच की वैल्यू अगर जीरो है तो ध्यान से देखो, एच की वैल्यू जीरो का मतलब कि ये एफ का फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो उस केस में देखो फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव आ जाता है, माइनस एफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। निगेटिव साइन ये शो करता है कि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन ये शो करेगा कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा, और निगेटिव साइन शो करेगा फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। अब देखो इस फ्रिक्शन फोर्स वाले फॉर्मूले में अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू एच बाई आर के इक्वल है, मतलब ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच बाई आर के इक्वल हो गया, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एच बाई आर है, ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लेस देन है एच बाई आर से, तो कम हुआ, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव होगी तो एफ ग्रेटर देन जीरो, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और अगर यही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ग्रेटर देन एच बाई आर है, तो ये वैल्यू फिर कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव होगा तो फ्रिक्शन निगेटिव, तो इसका मतलब फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है। तो जो रोलिंग मोशन होता है ऑन द प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसमें आपको ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और फिर अलग अलग कंडीशन के लिए, जैसे एच इज इक्वल टू जीरो है कि एच इज इक्वल टू आर है, उस कंडीशन के लिए आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एसीएम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बेटा, इतना समझ आया? तो बेटा ये था हम लोगों का रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने जितना पढ़ाया बस उसी को आप रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप नीट में सॉल्व कर ले जाओगे जितने भी आएंगे रोटेशन वाले, ठीक है। तो बेटा अब इसको यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और विश्वास रखिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।